हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वीईटी। हम जीएस के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 9 ऑलरेडी मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 10 है। ये आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए यूज़फुल है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और जो क्वेश्चन जैसे सीधे सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। प्रीवियस ईयर 80%, 70 से 80% तक प्रीवियस ईयर ही पेपर होता है। 10 से 20% नए नए पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। ये रेलवे का, एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा और मेन रेहामन रेखा और हिंडनबर्ग रेखा, मैगी-टोन रेखा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन होती है। और भारत बांग्लादेश की रेड क्लिफ लाइन है। और भारत चाइना के मैकमोहन है। और भारत और पाकिस्तान की रेखा क्या है, रेड क्लिफ कहलाती है। और डूरंड रेखा कहलाती है भारत अफगानिस्तान की। रेड क्लिफ जो लाइन है, रेड क्लिफ रेखा, वो 1947 से निर्धारित की गई। किसके नाम पे, सर सीएल रेडक्लिफ के नाम पे, सीएल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई। राजीव हर्ष समिति, रंगराजन समिति और जीवी रामकृष्ण समिति, राजा चेलिया समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगरंजन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी नहीं है, कबड्डी, टेनिस, टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्कीव पर पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है। हरदीप कौर और हरप्रीत चांडी, प्रीतिदर कौर और कैरोलिन कोटे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हरदीप नहीं होगा, हरप्रीत चांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री। देखो, कोई भी प्रधानमंत्री ऑप्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका होता है चीफ ऑफ डिफेंस, ना राष्ट्रपति। क्योंकि भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम सेना नायक भी कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रथम या प्रमुख। देखो, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। सभी लोकतंत्रों के समान भारतीय सशस्त्र बलों का उत्तरदायी भारत सरकार। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। सही है। उत्तरदायी भारत सरकार का होता है, क्योंकि यह देश के निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं कि सिफारिश पर राष्ट्रपति को युद्ध व शांति
की घोषणा करने का अधिकार होता है। किसका होता है? युद्ध व शांति के घोषणा करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। वह भारत की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। बताया ना मैंने सबसे फर्स्ट में कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष और अधिकारी कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार का प्रत्येक कार्यकारी कार्य अभी कथित रूप से उनके नाम से की जाती है। जो भी हो, केंद्र सरकार की कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी कार्य अवकथित उन्हीं के नाम पर किया जाता है। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग सीधे एक अधीनस्थ अधिकारी की सहायता से करेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, की सलाह पर राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति समझौते पर कर सकते हैं। ठीक है। सभी महत्वपूर्ण समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे जितने भी महत्वपूर्ण समझौते होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वह सैन्य सेवाओं के प्रमुख भी चयन करते हैं। जैसे स्टाफ, जो MS मार्शल, जो मार्शल होते हैं, जैसे एयर चीफ और थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष और नेवी अध्यक्ष, ये सभी का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं के सही क्रम में इंगित कीजिए। उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के सही क्रम में इंगित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा पार हिमालय। देखो आंसर नहीं, पहले इसके क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय और पार हिमालय। मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवा और पार हिमालय, बाह्य हिमालय। नेक्स्ट बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय और हिमालय पार। और फोर्थ है पार हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ही होगा, पार हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। देखिए शिवालिक यह बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। इस श्रेणी की पहाड़ियों की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच है। पार हिमालय के चारों ओर तिब्बती पठार का विस्तार है। इसे मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रृंखला में विभाजित किया गया है। ठीक है। पूर्वी पहाड़ियाँ हिमालय दिहांग मठ से दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ी हुई और देश की पूर्वी सीमाओं को कवर करने के लिए बाहर की ओर बढ़ता है। उन्हें पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक फैला हुआ था। इनमें बलुआ पत्थर और तलछट शामिल है। वे घने जंगलों से बंशादित होते हैं। इनमें पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और भी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इसी में किसमें? पूर्वी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस जियो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर किस प्रोग्राम पर काम कर रहा है? भारत GPT
टेक फेस्ट और AIOS और IIT कोलेबोरेशन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत GPT। सही आंसर भारत GPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? NSIL, VSCC और DRDO और CSDSC। नहीं नहीं, देखो DRDO तो पुरानी है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। कौन सा DRDO वाला? तो इसका सही आंसर होगा NSIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NSIL न्यू न्यूरो न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड मुख्यालय बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 6 मार्च 2019 को हुई थी। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा है और इसका मुख्य कार्य भारतीय व्यवसायों को उच्च तकनीकी वाले अंतरिक्ष में संबंधित प्रयासों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्यिक सुमय योजनाओं के लिए भी जिम्मेदार है। इसका मुख्य कार्य उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और MSLV का उत्पादन, संचार और अवलोकन करना, ग्राहों का निर्माण, परामर्श सेवाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है? हुक पास शब्दावली किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल। सही आंसर होगा बास्केटबॉल, हुक पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट वेंटलैंड रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है? क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर टेस्ट फ्यूचर एट स्टेक द वर्ड नाउन द वर्ड देन प्रोमिसिंग व वेटर टुमारो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए वेंटलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WCED द्वारा 1987 में जारी प्रकाशन से सतत विकास की अवधारणा पेश किया और बताया कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्लो हार्लेम वाल्टन की अध्यक्षता में WCED ने पर्यावरण गिरावट के कारणों की खोज की और सामाजिक साझेदारी, आर्थिक विकास और पर्यावरण समस्याओं के बीच अंतर संबंधों को समझने का प्रयास किया और तभी तीन क्षेत्रों को एकीकृत करने वाले नीतिगत समाधान विकसित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं पूछा है। भक्ति आंदोलन से विविधता को बढ़ावा देने वाली परंपराओं से परहेज किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का राम और कृष्ण की पूजा के इर्द गिर्द घूमता था। भक्ति आंदोलन ईश्वर की भक्ति पर निर्भर था, चाहे वह गुण सहित हो या गुण रहित हो। तुलसीदास ने गुण रहित भक्ति की परंपराओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि संत कबीर ने गुण भक्ति का मार्ग प्रदान किया। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला,
भक्ति आंदोलन विविधता को बढ़ावा देने वाली परंपराओं को से परहेज करना। देखिए इसके बारे में, भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन एक मध्यकालीन भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास उभरा। इसका पॉइंटर थोड़ा छोटा करते हैं और इससे छोटा नहीं होगा। उभरा और 7वीं शताब्दी तक जारी रहा। उत्पत्ति और अर्थ। भक्ति शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति समर्पण का या गहन प्रेम से होता है। और यह आंदोलन हिंदू धर्म के भीतर कर्मकांडी प्रथाओं और सामाजिक पदानुक्रम के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। मुख्य विशेषताएं: अनुष्ठानों प्रतिष्ठानों के बजाय ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा में खोजा गया अन्नागार कहाँ स्थित है। निचले शहर में, रावी नदी के पास, मोहनजोदड़ो के गढ़ के भीतर, शहर के पश्चिमी घाट के बगल में। तो सही इसका आंसर क्या होगा? निचले शहर में नहीं, रावी नदी, मोहनजोदड़ो के भीतर। ये ऑप्शन 3 वाला कोई बहुत लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा रावी नदी के भीतर, रावी नदी के पास में। देखिए इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा में खोजा गया अन्नागार रावी नदी के पास स्थित है। यह ईंटों से बनी एक बड़ी संरचना थी जिसे बाढ़ से बचाने के लिए ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। अन्न भंडारण को 6 कमरों की 2 पंक्तियों में विभाजित किया गया था, जिसके बीच में एक केंद्रीय मार्ग था। प्रत्येक कमरे में 3 तख्त दीवारें सहतीर थीं, जिसके बीच हवा की जगह थी जो अनाज को ठंडा और सूखा रखने में मदद करती थी। हड़प्पा का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित अन्नागारों में से एक है। हड़प्पा वासियों की उन्नत कृषि पद्धतियों और बड़ी मात्रा में भोजन का भंडारण और प्रबंधन करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। रावी नदी के पास अन्न भंडारण के स्थान से शहर तक अनाज ले जाना आसान हो सकता था। देखिए ये दिया गया हड़प्पा के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील किस राज्य द्वारा संचालित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर इसका सही है? राजस्थान। देखते हैं पैलेस ऑन व्हील है क्या चीज़। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC द्वारा संचालित एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। यह ट्रेन 1982 में शुरू की गई थी और यह भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटक ट्रेनों में से एक है। पैलेस ऑन व्हील यात्रियों को राजस्थान के 7 रात 8 दिवसीय दौरे पर ले जाता है, जो राज्य के कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर का दौरा कराता है। ट्रेन 14 शानदार डिब्बों से बनी हुई है, जिसमें से प्रत्येक का नाम अलग राजपूत रियासत के नाम पर रखा गया है। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का अनुभव कराने का एक शानदार तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था। ये तो सभी को पता होगा, कौन है? ह्वेनसांग, इंतसंग फाहान और इब्न बतूता। सही आंसर इब्न बतूता नहीं, इसका सही आंसर होगा ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसके ह्वेनसांग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या है ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था, जिसने ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ह्वेनसांग के नाम से भी जाना जाता है। वह 7वीं
वह 7वीं शताब्दी में भारत आया और 14 वर्ष तक रहे यहाँ रहे। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की और अपने अनुभवों के बारे में अपनी पुस्तक द 10 रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न सीजन में लिखा। हेंगसोंग एक बुद्ध भिक्षुक थे और उसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। उन्होंने बोध गया सहित भारत में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का दौरा किया और जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और एक प्रसिद्ध भारतीय भिक्षु शीलभद्र के मार्गदर्शन में बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से भी जाना जाता है? खयाम, एच.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन, अनु मलिक। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर.डी. बर्मन। सही आंसर आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर.डी. बर्मन को भारतीय संगीत उद्योग में पंचम के नाम से जाना जाता है। वह मशहूर संगीतकार निर्देशक आर.डी. बर्मन के बेटे थे। आर.डी. बर्मन अपनी नवीन संगीत संरचनाओं और संगीत की विभिन्न शैलियों के साथ उपयोग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया और अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते। उनकी कुछ लोकप्रिय रचनाओं में चुरा लिया है तूने जो दिल, ये संगीत उसका है और देख लीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? सुशासन दिवस कब स्थापित किया गया था? 2015, 2014, 2012, 2013। तो इसका सही आंसर होगा 2015 नहीं, 2015 नहीं, जब मोदी जी की सरकार आई थी तभी से, यानी बीजेपी की सरकार जब मोदी से प्रधानमंत्री बने थे तभी से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये सुशासन दिवस मनाने के लिए घोषणा की गई थी। सुशासन प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों और सरकार में जवाबदेही के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई थी। इस सिद्धांत के अनुरूप सुशासन दिवस को राष्ट्र के लिए एक कार्य दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, अनुज धर और अरुंधति सूरी और किरण बेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। कौन है किरण बेदी? देखिए इसके बारे में। किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक की लेखिका हैं। वह सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। ये प्रथम आईपीएस भी है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध डेस्क नर्तक हैं। शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी और कथक या कुचिपुड़ी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? कथक। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय कथक नर्तक है जिन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। पंडित शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के लेखक घराने शैली के गुरु थे। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने का चेहरा है। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य शैली है जो नृत्य और नाटक का मिश्रण है, जो आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। वह कालका प्रसाद महाराजा और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में थे, जिसके सबसे छोटे बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलों उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? जमना लाल बजाज पुरस्कार,
अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। कौन सा होगा? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार के बारे में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता में से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में पुरुष कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार में मतलब अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद और पुरस्कार की एक कांस्य प्रतिमा और सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के लिए निम्न में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? किसके लिए किया गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, 1917, 1928। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17 में किया गया है। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निर्दिष्ट है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है और सभी नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत को लागू करता है। भारत के लिए संविधान का उद्देश्य अस्पृश्यता की सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और देश में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, इसके बारे में दिया गया है। बस यही मेरी क्लास थी। आप लोगों के ये कितने क्वेश्चन इसमें किए हैं? हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन हुए होंगे। ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये